ये बात छोड़ दो, कानून रद्दाली मका आप MSP का मुद्दा पकड़ लो। ऊँट कुड्डे की ज़मीन थी, वो उठा के मिल में उसमें ला दी आड़ती में, तो उसने अपना व्यापार पहले बचाना है, आपको अपनी खेती पहले बचानी है, तो प्रायोरिटी वो तय करनी है जिस चीज़ से निकल के आया। शमशेर सिंह भूमि बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का। अच्छा, वो पहला गर्दन कटाने वाला, मैं वीडियो ब्लॉग भी चलाता हूँ, मेरा एक चैनल भी हिंद केसरी न्यूज़ चैनल, ठीक है। और मैंने कम से कम 400 से 500 किसान आंदोलन, किसान आत्महत्याओं पे अच्छा, हमने वीडियो ब्लॉग्स तैयार किए हैं, ठीक है। और उसके रीजन जानने चाहें कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। ठीक है। जैसा कि इस युवा का दर्द आप देख रहे थे, हाँ जी, खेती में आज लागत जितना इनपुट होता है उतना आउटपुट नहीं निकल पाता, और जब हम 50 रुपये के भाव के लिए, 100 रुपये के भाव के लिए चुनाव नज़दीक होते हैं, हम हज़ारों की संख्या में निकलते हैं, 50 रुपये बढ़ गए, 100 रुपये बढ़ गए, वो भीख की तरह दिए जाते हैं। आज इस आंदोलन ये तय करेगा कि हमें भीख नहीं, हमें अपना हक चाहिए, और वो भी लीगल गारंटी के साथ। MSP आप नेट पे सर्च कीजिएगा, किसी भी लॉ का पार्ट नहीं है। जो आपने ये मंडी कानून देखा है, इसमें एक वर्ड आता है रूमिनेटिव प्राइस। हाँ जी, रूमिनेटिव प्राइस जब होगा जब आपके MSP की स्वामीनाथन के आयोग के हिसाब से रिकमेंडेशन करके जब उसको आप कानूनी रूप देंगे। अगर MSP कानून किसान के दिमाग से स्किप करके 3 कानूनों पे अगर पहुंच जाता है सीधा किसान, तो वो अपने हाथ से अपना गला काटने का काम कर रहा है। पहले हमें खेत बचाना है, उसके परिवार को देखना कि खेती आगे करने वाला कोई नहीं है। 10,000 की नौकरी अगर कोई 4-5 एकड़ वाला हो, कहता है बेटा तू 10,000 की नौकरी कर ले, खेती में बचत नहीं है, तो इससे भयावह स्थिति है नहीं। और जो तुलना की जाती है कि पहले जो पैसा जैसे गोल्ड से वैल्यू की जाती है, पहले जितनी कणक से जितनी चीज़ें आती थी उस जो अनुपात के उसमें देखें तो उस किसान तो मर ही गया। तो हमने बार बार एक लड़ाई लड़ी थी लंबी कि भाई एक कमीशन बनाया जाए, आत्महत्या के रीजन क्या है, उसका समाधान क्या है, और उनको रोकने के लिए क्या रेमेडीज की जाए। इसी बीच में भूमि बचाओ आंदोलन में हमने अधिग्रहण की लड़ाई लड़ी। चीन की सबसे बड़ा वांडा ग्रुप था, 7 साल तक हमने बिल्कुल सोनेपत में वो लड़ाई लड़के चीन को भगाया यहाँ से। हुड्डा ने अपनी ताकत लगा ली, 1 इंच नहीं जाने दी, बादड़ी में आके खुट्टा गाड़ा इनका, यो भाग्या। रिलायंस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाने वाला था, 401 करोड़ का थे, उसकी एक्साइज टैक्स ये स्टैंप ड्यूटी कर दी थी उन्होंने, ओमिटेड कर दी थी। तो हर एक के इनके संबंध हैं, कांग्रेस के बीजेपी कॉरपोरेट से, ये इनको चंदा देते हैं। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। हम यहाँ खेती बचाने के लिए आए हैं, अपनी नस्लों को बचाने के लिए आए हैं, मंडी आड़त को बचाने के लिए नहीं आए। मंडी का जो आड़ती है वो सांप है, कॉरपोरेट है वो अजगर है। हमें ऐसी व्यवस्था देखनी है कि हम सांप से भी बच जाएं और अजगर से भी बच जाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आंदोलन की ताकत ये थी कि आंदोलन पहले एक चेहरे पे कहीं नहीं था। एक 400 आदमियों का एक ग्रुप बनता है, जनरल बॉडी। उसके बाद जैसे 26 की घटना होती है, उसके बाद 9 आदमियों की प्रपोजल कमेटी, ये किसानों के साथ खड़े ना हो के परिस्थितियों के हिसाब से बयान देने लगे थे। तब वो प्रपोजल कमेटी में उसको साथ पे आ गई, और अब वो TYSC कंपनी बन गई। और अब किसी तरह से आपने देखा और टिकैत का नाम ग्राउंड से निकल के नहीं आया था, नव आंदोलन के शुरुआत से थे। उनको अमित शाह ने इसलिए रखा था कि जब आपके नेट भी बंद थे, 3-3, 4-4 घंटे की उनकी कवरेज आती थी, ताकि उसको मेन चेहरा बना के आंदोलन को एक चेहरे पर कर दें। हम पहले दिन से टिकरी बॉर्डर पे बैठ के एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ये मुद्दों का आंदोलन है, चेहरों का नहीं। और इसको चेहरों के पीछे जिस दिन शिफ्ट किया, उसका ताज़ा उदाहरण है कल संघ की स्टेटमेंट आ रही है, किसान संघ, मजदूर संघ आंदोलन में आ रहे हैं। उनको लगा जैसे नफरी कम हो रही है बॉर्डर्स पे, आप अपने संगठन उतार दो, चेहरा आपके पास है। हम आंदोलन को हाईजैक नहीं होने देंगे। आंदोलन अगर लंबा चला है तो मजदूरों के 35 साल के जो रिफॉर्म थे एक झटके में ख़त्म कर दिए गए, और वो भी वाम देशों के इशारे पे। तो इसी तरह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमें मजदूरों को भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे रेलवे का निजीकरण हुआ, 32 ऐसे महकमे हैं जो आपके वो थे जो प्राइवेटाइजेशन के शिकार हो गए, क्यों ना हम उनको अपने साथ जोड़ें। लेकिन जो फेलियर मैं ये कहूँगा कि आंदोलन को विस्तार के बजाय इसको खाली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का नाम देना,
एक तरह से आंदोलन की आत्महत्या करनी है। आंदोलन को हमें विस्तृत रूप देना पड़ेगा, इसमें हर राज्य का प्रतिनिधि हो। यही कोशिश हमने दिल्ली में बैठ के 108 संगठन लिए, और जब पार्लियामेंट चल रही थी तब हमने रखा कि आपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था हमें कि आप एमएसपी स्वामीनाथन के हमें लाभ देंगे, वो कानून देने का अब समय आ गया, आप दीजिए। कांग्रेस के साइन थे, 2-3 बार प्राइवेट बिल गए जब संसद घेराव करा वीएम सिंह ने। उसी दौरान आपने देखा होगा कि 23 पॉलिटिकल पार्टियों के रेफरेंस सिग्नेचर हैं इस पर कि एमएसपी कानून बनना चाहिए। तो पहले तो हम वो चीज़ ले लें जिस पे कोई डाउट है ही नहीं। रही दूसरी बात कानून की आती है। कानून में आज एक खड़ा तो खुद रहा है इसके सामने कॉरपोरेट के, एक किसान के दरवाजे पे है। यदि किसान के दरवाजे वाला अगर आपने खड़ा बंद कर दिया और कॉरपोरेट का, वो कभी ना कभी फिर दोबारा खुद जाएगा, दूसरी सरकारें आएंगी। आज ये देखना है कि वो खड़ा कहाँ खोदना है, वो कॉरपोरेट के आगे खोदना चाहिए ताकि सरकारें ही बदल जाएं, वो उस कानून में बन जाए। तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट चाहिए तीनों कानूनों में, और अमेंडमेंट की प्रक्रिया केशवानंद भारती में आर्टिकल 368 में बिल्कुल वेल डिफाइन है। ये लिखा गया है उसमें संविधान में, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सबकी दोबारा वोटिंग होगी। और इसीलिए तो आए हैं कि ये कानून किसानों से पूछ के नहीं बना, यूनियनों से पूछ के नहीं बना। तो इसमें आप अपने सुझाव डालिए, जो किसान को चाहिए वो आप पेपर करके वो टेबल पे बैठ के वो लागू करवा लीजिए। लेकिन पिछले 5-6 महीने से सरकार जो चाहती है वहीं तक हुआ है, यानी कि शोर भी मचाएंगे लेकिन सनम तेरे कानून तक नहीं जाएगा। ये चीज़ डेमोक्रेटिक नहीं है। और जब हमने यही स्टेटमेंट, वो चिट्ठी उसने भी लिखी टिकैत ने, चिट्ठी योगेंद्र ने भी लिखी, यादव ने, चिट्ठी हमने भी लिखी, 108 संगठनों ने कृषि मुद्दों पे लिखी, कुछ हिडन नहीं था। कभी आज तक किसी का चंदा नहीं लिया, कभी आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना संगठन का हमने झंडा भी यूज नहीं करा। एक साधारण किसान की तरह यहाँ बैठ के अपने किसानों की जो जिज्ञासाएँ हैं, जो नेतृत्व पे हैं, वो हम सॉल्व करते थे। किसान पूछता जी क्या होगा, मैं ठीक होगा भाई, आप विश्वास रखिए मुद्दों पे। लेकिन बीच बीच में जो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि के जो स्पेस है किसान की सरकार की बातचीत का, अगर वह नॉन फार्मर आ जाता है फार्मर की जगह, या पॉलिटिकल क्लेवर वाले लोग आ जाते हैं, या आड़तियों के नुमाइंदे आ जाते हैं, क्या आपको लगता है किसान के सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल। तो जब मुद्दे एक एक आदमी को पता लग गया, बच्चे बच्चे को कि ये मुद्दे हैं, तो आज एमएसपी पे वो डिबेटें आनी चाहिए थी। और मैं छत्तीसगढ़ मॉडल की एक रिकमेंडेशन करता हूँ। मुझे नहीं वहाँ की पता कि किसकी सरकार है, 5 कांग्रेस के राज्यों ने अमेंडमेंट करके दिए, लेकिन वो क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो सेंटर इशू आ जाता है इसमें। जितनी भी फसलें एफसीआई एफेड से होती हैं, सेंट्रल एजेंसीज होती हैं, जब भी एमएसपी की 2 बार खरीद होती है, कैबिनेट का नोट होता है और मंत्रिमंडल की सिफारिश पे होती है। यानी कि पार्लियामेंट की बनी सीएपी संस्था 2 बार मूल्य निकालती है और कैबिनेट की नोट से शुरुआत होती है। अगर आपने स्टेटमेंट कुछ कर भी दिया तो आपकी कुछ फसलों तक खरीद रहेगी। तो वो प्रैक्टिकली ये था कि जब एक सेटल हो हमारा, कि जब आप राज्य का कोई विषय वस्तु आएगा और सेंटर के भी राइट आएंगे किसी भी सेंट्रल लॉ में, तो जब क्लैश होंगे दोनों चीज़ों पे, तो जो सेंटर का पक्ष है वो ऊपर रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। तो सीधी बात है, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर सेंट्रल रूल्स एंड लॉज के ऊपर प्रिवेल करेगा। तो इसी चीज़ से बचते हुए हमने ये कहा कि जो छत्तीसगढ़ ने जो एपीएमसी में उन्होंने क्या किया, पूरे राज्य को एक मंडी का रूप दे दिया। जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, ई कॉमर्स है, माल्स है, चेन ऑफ सप्लाईज है, सारा फीस है, जितना खरीद डाटा बाहर रहेगा मंडी से बाहर, उसका सारा रिकॉर्ड है, कैसी फीस स्ट्रक्चर होगी, सारी रेगुलेशन स्टेट सरकार के हाथ में है। वहाँ वो इफेक्टिव हुआ है। प्रयास राजस्थान से हुए, प्रयास पंजाब से हुए। और जो साथी कहते हैं कि हम चुनाव से मोदी को, राहुल गांधी को, इनको हरा देंगे, ये आंदोलन के लिए हम घर से निकले थे। अगर किसी को ये विश्वास ही नहीं रहा आंदोलन पे कि जब आंदोलन होता है 42 में तो 47 में आज़ादी मिलती है, डेमोक्रेसी की जो रचना होती है उसकी नींव में आंदोलन है। तो जब सारी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होगी, मोदी कॉरपोरेट का खेल खुल के समय आ गया, तभी तो हमें आंदोलन की आवश्यकता पड़ी है। और जब आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन से तगड़ा तो कोई हथियार नहीं हो सकता निर्बल के हाथों में। जब जो देश को तय करेंगे, वी आर द पीपल, पहली लाइन लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम मिल के तय करते हैं सड़क पे।
तो ये समय हमें अपनी ताकत और अपने आप पे विश्वास करने का, और उन्हीं के सिस्टम, उन्हीं के खेल के नियमों से। अगर आज मैं मानता हूँ आप चटूणी जी को बना दो सीएम बना दो, रज्जेवाल को सीएम बना दो, टिकैत को सीएम बना दो, तो क्या ये तलवार लेके वहाँ बदलेंगे कानून? तब भी तो वो फेडरल सिस्टम में बात होगी। और आज जो अमरिंदर ने पीछे से मदद दी है वो तो शायद कोई भी नहीं दे सकता। आज हरियाणा पंजाब की स्थिति विकट अलग है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है। जैसे एक चैनल की रिपोर्ट देख रहा था, 3300 के करीब केस लग गए युवाओं पे, वहाँ 2-4 केस भी किसी पे नहीं है। तो यहाँ फरवरी 2016 वाला इतिहास दोहराया जा रहा है। यहाँ की जो लीडरशिप निकली थी हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की, मैं आपको रिकॉर्ड पे कहता हूँ, उनके नेताओं ने एफिडेविट दिए, हम चुनाव के नतीजे तक कोई वो नहीं लड़ेंगे चुनाव जब तक आंदोलन के हमारे मुद्दे हल नहीं होते। और उन्होंने बिल्कुल संगठनात्मक किया कि हरियाणा की कोई भी दिक्कत है हम यहाँ हरियाणा के एजेंडे करेंगे कृषि से जुड़े हुए, और उनको सिर्फ संयुक्त मोर्चा में नॉमिनेट किया जाएगा। तो अनुमोदन की एक प्रक्रिया बनी थी हरियाणा की। उन्होंने देखा हरियाणा वाले इस पर ऑब्जेक्शंस भी लेते हैं, वो कहते हैं एमएसपी पे पहले बात कीजिए। तो वो जो येस और नो में कभी बातचीत नहीं निमटती। जब इन हाउस में हमारे 2-3 एजेंडे गए कि हरियाणा में साइलो चेन खड़ी करी जा रही है, अब परसों की खबर है कि वह यहाँ पे प्राइवेट गोदामों के लिए पॉलिसी तक लाई जा रही है। यानी कि जितना नुकसान 2014 से जब कांग्रेस बीजेपी मिलके साइलो चेन पे कर रही थी तब नहीं हुआ, सड़कों पे तो लड़ने वाले बिठा दिए, नेतृत्व में 2-3 आदमियों के थ्रू हाईजैक कर लिया, और पीछे आपके साइलोज भी बन रहे हैं, आपकी पॉलिसीज भी हो रही है, सारे वो काम हो रहे हैं जो कानून पे होल्ड के इलीगल कहलाए जा सकते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए हरियाणा ने अपना एजेंडा रखा कि आप ऐलान कीजिए हम साइलोज को ये रोक देते हैं, इसकी जाँच करा लेते हैं। एक न्यायिक जाँच होनी थी। कोविड टाइम में जब नौलथाम इतना बड़ा स्कैम था, 8-9 जगह इनके साइलोज खड़े हो रहे थे, कैसे CLU दिए गए, कैसे सारी क्लियरेंस दी गई? जब वो कानूनी लागू नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट पे होल्ड पे थे, कह रहे थे भाई, तो उसके बेस पे इन्होंने कर दिया तो इलीगल था। तो जब वो मुद्दा आया तो वो उसने TYC कंपनी ने उड़ा दिया। जब कोई हरियाणा का और कोई मुद्दा आता है उसमें बगैर कोई कसूर के 85 साल के बुजुर्गों की पगड़ियाँ उतरवा के वहाँ माफ़ी मंगवाई गई। तो जब हमारे सामने उन्होंने पैरालाइज करने के लिए रखा कि आप लेटर हेडों पे लिख दीजिए माफ़ी, हमने कहा माफ़ी के लिए दोष होना चाहिए। हमने मुद्दे को प्रखरता रखी है, मुद्दों की प्रायोरिटी के लिए हम बार बार बात रखेंगे। आप चिट्ठी लिखिए सेंटर को बातचीत के लिए, नहीं लिखते तो फिर हम पूरे देश का आंदोलन है ये मिल के इसको कराएंगे। तो उनको लगा कि ये येस नो के एजेंडे से जो इस आंदोलन को लंबा खींच के अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, किसान उनके लिए अपना कंधा नहीं देगा। तो उन्होंने उनको बगैर उनका पक्ष सुने 4 तारीख को यहाँ पे ये फैसला हो गया था हरियाणा संगठनों का कि जब तक हमारे मुद्दे डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं सुनवाए जाएंगे जब तक वो इनका बहिष्कार करते हैं। जब वो बहिष्कार कर चुके हैं उनका बगैर पक्ष सुन के उनको फायर आउट कर दिया गया। यहाँ तक कि एक पत्रकार जो मैंने बताया हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से, जब वो सिटीजन जर्नलिज्म जो SKM की आपकी मीटिंग का पार्ट नहीं है, आप उनको भी बाहर करते हो, यानी कि डिसेंट आप सुनना नहीं चाहते। ये आंदोलन की वीकनेस है। आंदोलन को इनलार्ज करना पड़ेगा, प्रपोजल कमेटी जो आज डिसीजन कमेटी बनी इसको रद्द करना पड़ेगा और मुद्दों पे आना पड़ेगा। और जो ये 40 की है इसको चाहे आप 80 की बना लो, लेकिन 29 राज्यों के इसमें प्रतिनिधि रखने पड़ेंगे, टेबल पे जाना पड़ेगा आपको। और MSP एक्ट पे एक प्रोविजंस पे अब समय है उसके लिए डिबेट हो, इशू हो और वो स्ट्राइकिंग इशू हो। तो उस चीज़ के लिए हमारे प्रयास थे। और सबसे बड़ी बात देखो, हरियाणा की ज़मीन पे बैठ के हरियाणा के एक नेताओं को फायर आउट कर रहे हैं। तो ये क्या आत्मघाती आंदोलन के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट उड़ रहे हैं। आज टिकैत बंधुओं की पार्टी रजिस्टर्ड होने के लिए लखनऊ में पेपर पड़े हैं। आज 117 सीटों पे लड़ने के लिए आज 2.5% वोट बैंक चाहिए आप पार्टी को, और उसको सिख नॉन सिख का वो वोट बैंक उन्होंने संख्या के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। वहाँ किसान नेता भी मिल जाए और सिख भी मिल जाए, सिर्फ वो 3% का इधर टर्न ऑन करना है। तो राज्य के लिए आप आंदोलन के एक नेता का यूज़ कर रही है राजनीति, और उसको अलाउ कर रहा है वो राजनेता। तो आज SKM को ये तय करना है कि पॉलिटिकल होके चलना है, नॉन पॉलिटिकल होके चलना है। क्योंकि ये जो चुनाव से बदलाव होते हैं और ये तो आने वाले युग धर्म है, ये आगे बताने से जब आंदोलन जीत चुके होते हैं। आंदोलन को बीच में करके इस तरह की ये हमारी कमजोरी दिखाता है। और जो भी हमारे इस चीज़ को सुन रहे हैं उनको बता दें, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सड़क पे यहाँ पे आखिरी ट्रैक्टर का चक्का जाम है, ये तय करेंगे जब इनके मुद्दों पे कोई घोषणा होगी, लागू होगी,
तभी यहाँ किसान हिलेगा। ये नेता बनाने का आंदोलन नहीं है, ये मुद्दों का आंदोलन है और इसको हर एक आदमी को समझना चाहिए। और ये भी देखिए आप कि पंजाब हरियाणा की स्थिति को आप देखिए, ये समय था कि पंजाब हरियाणा के दोनों किसान मिलकर एक प्रस्ताव पास करते और प्रधानमंत्री को भी ये विरोध करते कि ट्रिब्यूनल बनाइए और कर दीजिए, हमें पानी के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं, हम भाई भाई हैं, मिल बैठ के बांटने के लिए तैयार हैं। हम मुद्दों पे कई जब कंधे से कंधा मिला के लड़ सकते हैं तो हमारी आप बातचीत खोलिए। आज जब जो ये कह रहे थे भाई जो किसान सक्रिय नहीं है 25 स्टेटों के, उन्होंने भी कह दिया कि बातचीत कम ऑन द टेबल। तो हम ये चाहते हैं कि डेडलॉक टूटे बातचीत का, चाहे बातचीत एसकेएम से स्टार्ट हो, चाहे किसी और संगठन से, सारे देश के संगठनों से मिलके हो, बातचीत खुलनी चाहिए। इश्यूज बार बार टेबल पे आने चाहिए और जब भी बातचीत हो ऑनलाइन हो। अगर मैं किसानों की तरफ से कोई पक्ष सही नहीं रख रहा, पैरवीकार हूँ, तो वो भी पक्ष जनता की तरफ जाना चाहिए। और यदि कोई नेता अपनी हट के कारण किसी को पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए यस नो पे बातचीत अटकाता है, वो भी पब्लिक के सामने जाना चाहिए। लेकिन सरकार आंदोलन में कहीं ना कहीं फूट डाल के, डिवीज़न करके और चुनावी जैसे फ्लेवर डाल के इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती है। जैसे रल्दू भाई ने बताया कि बड़ा किसान छोटे किसान का इतना ही फ़र्क है। अमिताभ बच्चन भी किसान था, बड़े बड़े जो करोड़पति हैं वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद के अपना इनकम टैक्स उसमें बचाते हैं। काश्तकार किसान के राइट भी तभी सुरक्षित रहेंगे जब खेती में उसकी लागत बचेगी। बिल्कुल। तो अब समय है कि आप एमएसपी मुद्दे को सर्वोच्च में रखिए और सरकार के लिए आपके, अभी तो किसान आपके हाथ से गया है, मजदूर आपसे हाथ से गया है, अब इसमें और भी मुद्दे जुड़ेंगे और भी संगठन जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इसका कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट ये पड़ेगा कि भाजपा नाम की चिड़िया आगे भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप डेमोक्रेसी में वॉइस ऑफ पब्लिक को इग्नोर करते हैं तो ये मुद्दे बड़ी चीज़ नहीं है। WTO में भारत की संधि है, कितनी जगह किसानी के मसले पे फ्लेक्चुअल चीज़ है ये एग्रीकल्चर, इस पे एनवायरनमेंट का असर भी होता है, मार्केट का भी होता है। बार बार देश के पीएम को और किसानों को बैठना पड़ता है, सभी देशों में बैठते हैं। इसको नाक की लड़ाई मत बनाइए, आगे भी बार बार किसानों को बैठना पड़ेगा। और भी कृषि से जुड़े हुए बहुत मामले हैं, अधिग्रहण से जुड़े हुए हैं, खनिज से जुड़े हुए हैं। तो इसको खाली एक मुद्दे पे यस नो वाली टीम मत बनाइए और इसके जो समानांतर आप सारे वो काम कर रहे हैं जो जनता को भी मार रहे हैं, देश के संसाधनों की भी लूट हो रही है और कॉरपोरेट के पैर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल चेन से आप जमा रहे हो, लेकिन किसानों की उस पर भी नज़र है। तो इस आंदोलन को आप भली बातें समझें, हल्के में ना लें और बातचीत के टेबल पे आइए, यही हमारा कहना है। और उन नेताओं को भी हमारा संदेश है, हम आपके इस ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो TVIC में जो 3 नेता जिन्होंने चुपचाप उस SKM का नाम यूज करके हरियाणा की डाल पे बैठ के हरियाणा को काटने का काम कर रहे हैं, उनको हम हरियाणा से फायर आउट करते हैं। और आप किसी को अपने से अलग रख सकते हो, संगठन की मीटिंग से रोक सकते हो। आंदोलन में राइट टू प्रोटेस्ट हर एक का राइट है, आप ऐसे संवैधानिक फैसले नहीं कर सकते। तालिबान नहीं करते हैं और तालिबान को कोई अच्छा नहीं माना जाता। तो आप कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिए, मुद्दों पे कीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। जवाब नहीं है तो रास्ते से हट जाइए, लेकिन आंदोलन की कमज़ोरी मत बनिए, क्योंकि आंदोलन ये आम किसान का है, खेत का है। जब मेरे खेत के मेड पे मेरा प्रोडक्ट की कीमत मिल जाएगी तब मैं सोचूंगा दूसरी चीज़ की कि चेन किसके हाथ में होगी, क्या होगी। यही हमारा कहना है। तो मेरा इसमें ये है कि ये आंदोलन इतना लंबा चला है, तो इस आंदोलन में हरियाणा के साथियों का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ हरियाणा, लेकिन हरियाणा के केस भी बहुत ज़्यादा है, हरियाणा को कुर्बानी भी ज़्यादा देनी पड़ रही है। लेकिन हरियाणा के नेताओं को जो एक एक करके फायर आउट किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा का इसमें किस तरह का योगदान है, कैसे योगदान है? देखो, खेती हरियाणा में भी होती है, बिल्कुल। वही आत्महत्या हरियाणा में भी थी, वही मंडी तंत्र से कुचला हुआ किसान यहाँ भी था, वही थोक व्यापारी खरीद कर ले जाता था। 6% से ज़्यादा शांता कुमार की रिपोर्ट थी कि खरीद नहीं हुई MSP पे। MSP हरियाणा की भी पहली डिमांड थी, इसलिए हरियाणा इस आंदोलन से जुड़ा था। दूसरा ये जुड़ा था 1984 वाला ये जो राजनीति हमारे सिख भाइयों के साथ, हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ कोई ऐसी ज्यादती ना हो जाए हमारी ज़मीन पे। पहली चीज़ तो ये थी कि भाइयों को प्रोटेक्शन देना। हमारे भाई हैं, एक ही ब्लड है, एक ही चीज़ है, सारा एक ही DNA है, कि इनके साथ ज्यादती ना हो।
दूसरा, अगर वो भाई यहाँ बिठा के अगर चुनाव लड़ने लगेगा, राजनीति करने लगेगा या अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने लगेगा तो उनसे भी सवाल उठेंगे। लेकिन हरियाणा का योगदान पूरा है। हर गांव से यहाँ दूध, लस्सी, टेंट लगे हुए हैं। खापे इतने अनुशासन में है कि पीछे से मदद देती हैं, लेकिन हम जो किसान नेतृत्व उनको देते संदेश वो लागू होते हैं। लेकिन हमने आज तक कोई ऐसी कॉल नहीं दी है जिससे आंदोलन को नुकसान हो, जिसको नेतृत्व पे उंगली उठें। लेकिन नेतृत्व को भी अब ये सोचने का समय है कि ये तुगलकी फरमान छोड़ें और सब भाइयों को साथ लें। निष्कासन किसी का एक मीटिंग में हो सकता है, 2 मीटिंग में। निष्कासन की परंपरा कोई अच्छी नहीं है। सवालों के जवाब दीजिए, कहीं असहमति है तो उसको एजेंडे को आगे पीछे रखिए, लेकिन इस तरह मत कीजिए। सबकी आवाज़ मिल के चलिए। हरियाणा को भी जोड़िए, राजस्थान को भी जोड़िए। आप इसको अपने तक सीमित मत रखिए। चलिए शमशेर जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी। आपका मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग व्यू मिला इस मोर्चे को समझने के लिए, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। धन्यवाद।